agricultural income, it is exempt under section, exempt under section if following two conditions are satisfied. The conditions are, first, the land must be located in India. The land must be located. And condition number 2, such land must be utilized for agricultural activity. लैंड किधर लोकेटेड होना चाहिए और वो पर्टिकुलर प्लॉट किस पर्पस के लिए यूज करना चाहिए. तो प्लॉट किसी और पर्पस से भी कभी यूज किया जा सकता है क्या? तो प्लॉट तो एक ऐसी चीज है जिसको आप जैसे चाहो यूज कर सकते हो. पार्किंग लॉट बना दो, तुम उसको शादी के लिए लेट आउट करना चालू कर दो, क्रिकेट ग्राउंड बना दो, फुटबॉल ग्राउंड बना दो. प्लॉट कैन बी यूटिलाइज फॉर एन नंबर ऑफ पर्पसेस, यस और नो. सो व्हेन दिस इज exempt, when the plot is used for, then it is exempt under section 10(1). Now question arise, what do you mean by agriculture income? Agriculture income म्हणजे काय? बोलो. So any income derived from agricultural produce, खेती किया, उससे गेहूं, चावल, आलू, प्याज उगाया, बेचकर कमाया. But that is not only a agriculture income. That is one type of agriculture income. So as per section 21A, as per section, agricultural income means rent of agricultural land. Rent of, second, income from sale of agricultural produce, जो आपने बोला कि कुछ हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, उसे बेचकर कमाया. थर्ड, रेंट ऑफ अ फार्म हाउस, रेंट ऑफ अ. एंड फोर्थ, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड सीडलिंग ग्रोन इन प्लॉट्स इन अ नर्सरी. नर्सरी का बिजनेस मालूम है? नर्सरी का बिजनेस जहां पर छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और फिर उसको गमले में डालकर बेचते हैं, तो उसे भी क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम. मेनली एग्जाम में ना, एग्जाम में इन दोनों पर क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो पहला रेंट फ्रॉम, बच्चों रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, व्हाई इट इज अ एग्रीकल्चर इनकम. तो अपने ऊपर एग्जांपल लेते हैं. क्या हमारे पेरेंट्स के नाम पर गांव में खेत है? एवरीवन. अच्छा, अब जितने लोगों के नाम पर खेत है, थोड़ा सोचते हैं. पापा खेती करने जा रहे हैं, आप खेती करने जा रहे हो, तो वो खेत का कर क्या रहे हैं? किसी और को खेती करने के लिए दिया है फ्री में, उसे क्या ले रहे हैं? रेंट. गांव में ना अधिया सिस्टम यूज होता है. अधिया बोलते हैं मतलब 50% जिसका प्लॉट है, खेती जो किया उसका 50% ओनर को मिल जाएगा. मतलब जो भी खेत पे प्रोड्यूस हुआ है ना, उस प्रोडक्शन का 50% किसको मिल जाएगा? और 50% वो जो पर्सन है जो खेती कर रहा है उसके पास रहेगा. So that rental income derived from agriculture land is also agriculture income. और उसे भी एग्जेम कर देगी गवर्नमेंट. क्यों? अंडरस्टैंड. अब तुम्हारे ऊपर ही एग्जांपल ले रहा हूं. तुम जैसे लोग जो गांव में खेत खरीद कर बैठे इन द सेंस दादा परदादा के जमाने से चलता आ रहा है. तुम तो अब खेती कर नहीं रहे हो. अगर तुम अपना प्लॉट लेट आउट नहीं करोगे तो इंडिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम होगा. मतलब इंडिया में प्रोडक्शन, इंडिया का प्रोडक्शन कम, मतलब नहीं चलेगा. खेती तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. अरे 2 मिनट के लिए मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया, हम सरवाइव कर जाएंगे. बेटा सरवाइव कर जाते. तू नहीं सरवाइव कर पाएगा, अलग बात है. बट जनरली बगैर मोबाइल लोग सरवाइव कर सकते. 2 दिन खाना नहीं मिला ना बेटा, तब तू देखना. तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, खाना और मोबाइल? हाँ, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट. और गवर्नमेंट उसको मोटिवेट कर रही है कि आप जैसे लोग खुद खेती नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, उसे लेट आउट करो. सामने वाला उस खेत को किस लिए यूज करना चाहिए? तो तुमको जो भी रेंटल इनकम आएगा हम उसे भी एग्जेम कर देंगे अंडर सेक्शन 10(1). बट अगर सामने वाले ने उस एग्रीकल्चर प्लॉट को किसी और पर्पस के लिए यूज किया,
then for you it is taxable. Rent of a agriculture land is exempt if these two conditions are satisfied. जो प्लॉट दिया वो खेत किधर लोकेटेड होना चाहिए, सामने वाला वो प्लॉट किस लिए यूज करना चाहिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए. Then for you the rental income will be exempted. Is it clear? Next and the most important, income from sale of. अब इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए मैं डिटेल में कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं अंडर नोट 1. सो नाउ अंडरस्टैंड, जब हम खेती की बात करते हैं तो खेत से जो भी प्रोड्यूस होता है उसको आप दो तरीके से बेच सकते हो. आइदर सोल्ड इन अ रॉ फॉर्म और सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग. सोल्ड इन अ और सोल्ड आफ्टर. रॉ फॉर्म का मतलब होता है बच्चों जैसे जमीन से उगा उसी आइडेंटिटी में उसको बेचा, मतलब बस जमीन से निकाला या फसल कट की और मार्केट में बेच दिया. उसकी आइडेंटिटी में हमने जरा भी छेड़छाड़ नहीं की, जैसा उगा था वैसे ही बेच दिया, रॉ फॉर्म में बेचा. बट कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करने के बाद बेचते हैं, मतलब उसकी आइडेंटिटी थोड़ी बहुत फिर बेचते हैं. तो बच्चों अगर वो हमने रॉ फॉर्म में बेचा है, इट इज प्योर एग्रीकल्चर इनकम, it is fully exempt. But if it is sold after processing, there is two possibility. Either process was compulsory for its sale or process was not compulsory for its sale. For example, aloo uga, you have converted that aloo into chips and now you are selling the chips. So conversion of aloo into chips is compulsory for sale. आलू बिकता है ना, तो तूने चिप्स में क्यों कन्वर्ट किया? आर यू गेटिंग इट? मतलब हियर प्रोसेस वाज कंपलसरी और ऑप्शनल. लेकिन गांव में कभी कभी तुमने धान वगैरह की फसल अगर देखी है तो जैसे वो उगता है अगर मैं वैसे कट करके बेच दूं मार्केट में तो कोई खरीदेगा भी नहीं. तो धान को क्या करना पड़ता है, मशीनरी में प्रोसेस के थ्रू कचरा अलग करना पड़ता है, गेहूं चावल अलग करना पड़ता है. अब उतना प्रोसेस करना कंपलसरी है. अरे भाई साहब, मैं अगर वो फसल वैसे कट करके मार्केट में बेचूं तो कोई खरीदेगा ही नहीं. तो मेरे लिए प्रोसेस वाज, मैंने गेहूं उगाया, गेहूं को आटे में कन्वर्ट किया, आटा बेचा, क्यों ऑप्शनल? गेहूं बिकता है तो आटे में कन्वर्ट क्यों किया? मैंने गन्ना उगाया, गन्ने को शक्कर में कन्वर्ट किया, शक्कर बेचा. तो कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोसेसिंग इज मस्ट. तो अगर मस्ट है मतलब यू बीइंग अ फार्मर तेरी तो मजबूरी है, तू अगर प्रोसेस करेगा नहीं तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकेगा नहीं. यस और नो? तो तू मजबूरी में प्रोसेस कर रहा है. हेंस गवर्नमेंट कह रही इन दिस केस इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट बिकॉज प्रोसेस वाज कंपल्सरी फॉर इट सेल. बड़ी प्रोसेस इज, तो भी तू प्रोसेस कर रहा है, then in that case it is partly exempt, partly taxable. Some portion is exempt, some portion is taxable. To understand this, एक लॉजिक समझ. आलू बिकता है, बोलो ना यार. चिप्स बिकता है, महंगा क्या बिकता है? तो तू ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आलू को चिप्स में कन्वर्ट करके बेच रहा है. मतलब कहीं ना कहीं तेरा इंटेंशन बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना है. तो बिजनेस से रिलेटेड इनकम विल बी, खेती से रिलेटेड इनकम विल बी. इसको और क्लैरिटी देने के लिए समझो, इसने गेहूं उगाया, मैंने इससे गेहूं खरीदा, मैंने उसे आटे में कन्वर्ट किया एंड आई एम सेलिंग द आटा. आई एम आटे वाला, शी इज गेहूं वाली. अरे but she is farmer. Income generated by her will be because sold in a raw form. I am pure businessman. What I am doing? I am purchasing gehu, I am converting that into, and I am selling the atta. So I am pure businessman. Income generated by selling the atta will be taxable as business income. But now assume, पहले मैंने गेहूं उगाया,
खेती करके, फिर वही गेहूं को मैंने किस में कन्वर्ट किया, आटे में, एंड देन आई एम सेलिंग द आटा. सो इनिशियली मैंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की और फिर मैंने बिजनेस एक्टिविटी भी परफॉर्म की. ये तो मैं फार्मर वाला काम भी कर रहा हूं और बिजनेस वाला भी काम कर रहा हूं. गाइस गाइस गाइस, तो जो फार्मिंग के थ्रू इनकम मेरे लिए होगा वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा. जो बिजनेस के थ्रू कमाया, आर यू गेटिंग इट, इसने गेहूं प्रोड्यूस करके मुझे बेचा तो उसके लिए तो प्योर एग्रीकल्चर इनकम हो गया. मैं उसको आटे में कन्वर्ट करूंगा तो प्योर बिजनेस हो गया. बट अगर एक ही पर्सन दोनों एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए तो खेती और बिजनेस दोनों काम कर रहा है ना, तो पूरा एग्जाम बोलना भी गलत है, पूरा टैक्सेबल बोलना भी गलत है. हेंस पार्टली एग्जाम, पार्टली टैक्सेबल. तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है तुम लोगों को किसी ने पूरी तरह से चूस लिया है, एकदम थकेले की माफी खाकर बैठ गए हो. थोड़ा एनर्जी के साथ, थोड़ा लास्ट लेक्चर ऐसा लगना चाहिए. यस थकेले लोग, अरे कम ऑन, थोड़ा एनर्जी के साथ. ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आज लास्ट लेक्चर थोड़ा आग लगा कर जाते हैं ना, मतलब जैसे उस क्लास में लगा था वैसा नहीं. तू एक्चुअली आग लगा कर मत जाना भाई. ओके ओके, तो अगर रॉ फॉर्म में बिका तो एग्जाम, प्रोसेस करने के बाद बिका तो देयर इज टू पॉसिबिलिटी, आइदर प्रोसेस वाज कंपलसरी और प्रोसेस वाज, इफ कंपलसरी मतलब मजबूरी है, बीइंग अ फार्मर, फार्मिंग कर रहा हूं, इंटेंशन क्या है, बेचना, पता चला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिका ही नहीं तो मेरा खेती करना वेस्ट हो गया ना, तो मुझे प्रोसेस करना पड़ रहा है टू सेल दैट, देन इट इज एग्जाम. बट जब गन्ना बिक सकता है तो तूने शक्कर में कन्वर्ट क्यों किया? ऑप्शनल था ना, मतलब तेरा इंटेंशन मैक्सिमाइज करना था प्रॉफिट, हेंस पार्टली एग्जाम. अब क्वेश्चन राइज, ये पता कैसे चलेगा कि पार्टली पार्टली टैक्सेबल? हम अब उस पर फोकस करेंगे. एग्जाम में ना क्वेश्चन इस पर बेस्ड होकर आता है. ये वाले चीज में क्या ही पूछूं मैं, वो तो एग्जाम्ड है अंडर सेक्शन 10(1). ये कैसे डिसाइड होगा बच्चों की पार्टली एग्जाम्ड एंड पार्टली टैक्सेबल? फॉर दैट पर्पस आप ऐसा फील करो कि तुम आलू को चिप्स में कन्वर्ट करो, चिप्स बेच रहे हो, तो यू आर चिप्स वाला, यू आर अ बिजनेसमैन हु इज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ चिप्स. तो बिजनेस के थ्रू कितना कमाया? इनकम फ्रॉम सच, इनकम फ्रॉम विच बिजनेस? चिप्स. चिप्स बेचकर कितना कमाया? फाइनल नेट प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस. अब इसका दो टुकड़ा होगा, तुमने क्या प्रोड्यूस किया था, तो आलू का पता करो मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, आलू प्रोड्यूस करने का खर्चा, will give you income from agricultural activity. The balance amount will be taxable as business income. To make it clear, example के थ्रू समझते हैं. Assume आपने प्रोड्यूस किया बच्चों 10,000 kg ऑफ पोटैटो. कितना पोटैटो प्रोड्यूस किया? ए पोटैटो बिकता है क्या? तो समझो आज अगर इसे मैं बेचता तो मार्केट वैल्यू इज 20 रुपीज पर केजी और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज, बट मैंने क्या किया, मैंने इस आलू को कन्वर्ट किया इनटू, तो माइंड में आना चाहिए प्रोसेसिंग इज, फिर भी कर रहा है ये, तो अब डेफिनेटली कुछ इनकम कुछ. अब फाइनली हमने चिप्स बेच दिया. अच्छा चिप्स बेचकर कमाया तो उसे मैं क्या बोलूंगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस. तो माई इनकम फ्रॉम बिजनेस से फॉर एग्जांपल इट इज 3 लाख. ए हाउ टू फाइंड आउट दिस प्रॉफिट? बिजनेस वाला जो फॉर्मेट सीखा है वैसे, बिजनेस का जो फॉर्मेट, अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, उसके थ्रू जो फाइनल प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स रूल, अज्यूम इट इज 3 लाख, अज्यूम इट इज. अब मुझे बताओ 2 मिनट के लिए सोचो, क्या आलू बिक सकता है? तो तूने चिप्स क्यों कन्वर्ट किया? ज्यादा प्रॉफिट कमाने. तो मान ले तू आलू बेचता, क्या बेचता? कितना बनाया था आलू? इनटू 20.
तो 10,000 टू 20 माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन. ए तो आलू बेचकर 170 तो कमा ही लेता ना. 3 लाख तूने टोटल कमाया. तू मान ले अगर ये सब नाटक नहीं करता तो 170 तो भी कमा लेता. 1,70,000 कमा लेता ना. कितना एक्स्ट्रा कमाया? दैट 130 इज योर बिजनेस वाला इनकम. मतलब ये अजम्पशन है कि अगर तू आलू बेचता तो कितना कमा लेता? कितना कमा लेता? तो आउट ऑफ 3 लाख 170 इज एग्जेम्प्ट. क्योंकि तू अगर रॉ फॉर्म में बेचता तो भी 170 तो कमाता ही ना. कितना एक्स्ट्रा कमाया? बिजनेस करके कमाया. सो दिस 130 विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम. इज इट क्लियर? जरा भी डाउट? सो दिस इज पार्टली एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल. अब इससे रिलेटेड ना हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो एग्जैक्टली पता करने के लिए कि ये डिवाइड कैसे होगा, कि कितना एग्रीकल्चर इनकम और कितना बिजनेस इनकम. बोल बेटा. ऐसे लोगों को जमीन, तो जमीन उसने किस लिए यूज किया? जमीन किस लिए यूज किया पहले उस सोच. बराबर है ना. उसके बाद जमीन से लेकर पोटैटो अपने फैक्ट्री में गया होगा, उसका मैं क्या करूं? मेरी जमीन तो उसने किस लिए यूज की? पोटैटो बनाने के लिए ना. मतलब उसने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया. फॉर मी इट इज एग्जाम. समझा? हाँ. तो जितना फील्ड उसने एग्रीकल्चर के लिए यूज किया उसका प्रोपोर्शनेटली रेंट विल बी एग्जेम्प्ट, प्रोपोर्शनेटली रेंट विल बी टैक्सेबल. देख, गवर्नमेंट वो सब इंक्वायरी करेगी तब वो सब पता चलेगा. पता चल गया तो जितना एग्रीकल्चर के लिए यूज हुआ वो एग्जेम्प्ट, बैलेंस टैक्सेबल. ये सब इंडिया में तब तक चल जा रहा है जब तक छोटा मोटा झोल है. आर यू गेटिंग इट? इट डज नॉट मीन कि ये रूल बन गया मैं ऐसा करेगा. पकड़े गए तो चोर, नहीं तो वी आर राजा. उसके लिए वैसे भी एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होगा ना अंडर सेक्शन 10(1). एंड एनी एग्जेम्प्ट इनकम इग्नोर द एक्स. एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट, तो फिर वो उसके लिए बिजनेस इनकम है. तो बिजनेस में सारे खर्चे माइनस होंगे. तो वो प्रोपोर्शनेटली वो पता करेगा ना कि उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में उसने रेंट भी कितना भरा. तो फिर वो उसका मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इंक्लूड रेंटल इनकम, रेंटल एक्सपेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लॉट. चलो लेट्स सी क्वेश्चन ऑन दिस. चलो ध्यान दो. मिस्टर कमल grows paddy and uses the same for the purpose of manufacturing of rice in his own rice mill. The cost of cultivation of 40% of paddy produces rupees 7 lakh. ये क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन. कितने पोर्शन का? विच इज सोल्ड फॉर 15 लाख. जो पैडी हमने प्रोड्यूस किया था वो हमने रॉ फॉर्म में बेच दिया. तो सिंस इट इज सोल्ड इन, इट इज, एंड the cost of cultivation of balance 60% of paddy is rupees 12 lakh. ये मतलब उसका जो खेत का प्रोडक्शन हुआ होगा 40% वो अलग बता रहा है, 60% वो अलग बता रहा है. 60% कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना अमाउंट बता रहा है? 12 लाख. 60% पैडी का कॉस्ट कितना है? एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सच पैडी इज 24 लाख. ये वाला पैडी अगर मार्केट में बेचता तो कितने में बिकता? टू मैन्युफैक्चर द राइस ही इनकर्ड 2 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस.
ऑन दी बैलेंस 60% पैडी। बच्चों ऊपर जो 40% पैडी प्रोड्यूस हुआ था उसको तो उसने बेच दिया, ये वाला बेच दिया। किस फॉर्म में? ये तो रॉ फॉर्म में बेच दिया ना। अरे यस और नो? अब जो नया 60% था ना, उसको उसने किस पर्पस के लिए यूज किया? ये तो मैन्युफैक्चरिंग बॉस कंपलसरी या ऑप्शनल? क्योंकि दिख रहा है ना पैडी बिकता है, तो जब पैडी बिक रहा है तो उसने प्रोसेस करके उसको राइस में क्यों कन्वर्ट किया? तो पार्टली एग्जाम, द राइस वॉज सोल्ड फॉर 30 लाख। कौन सा राइस? वो जो 60% प्रोसेस करके बेच रहा है ना, वो 60% कितने में बेचा? कंप्यूट द बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर कमल। तो जरा एक बार ट्राई करो तुम लोग, फिर मैं बताता हूं एग्जैक्टली कैलकुलेशन मेथड। रिमोट देना ना बेटा। हो गया ट्राई करके? एक्सप्लेन करूं? मैं ग्रुप ग्रुप में शेयर कर देना ना। अभी तुमको ये दिखाई नहीं देगा, इसके लिए मैं क्वेश्चन ग्रुप में शेयर करवा दे रहा हूं। हाँ, आई एम फाइन, तुम लोगों के पास नहीं है ना, इसके लिए मैं शेयर कर रहा हूं। सॉरी, भेज दिया मैंने, पूरा पीडीएफ ही शेयर कर दिया, ग्रुप में शेयर कर दो। चलो देखो, क्वेश्चन क्या दिया था पहले तो, कितना परसेंट उसने कन्वर्ट किया। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला मेथड एक सिखा रहा हूं कि जितना भी तुमने बेचा
उसको पहले एक साथ रिकॉर्ड कर लो। इनकम, इनकम में देखो दो इनकम हो रहा है उसको, एक तो सेलिंग प्राइस ऑफ पैडी और दूसरा सेलिंग प्राइस ऑफ राइस। पैडी कितने में बेचा, देख लो, तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया हाथ में। पैडी कितने में बेचा? 15 lakhs। 40% पैडी उसने बेचा 15 लाख में, बराबर है ना 60% राइस। लास्ट लाइन में दिया कितने में बेचा? 30 lakhs। तो टोटल 45 lakhs माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहला कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। बच्चों कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में 40% और 60% दोनों का कॉस्ट अलग अलग दिया था। 40% का कल्टीवेशन का कॉस्ट बताओ मेरे को, 7 lakhs। 60% का कॉस्ट बच्चों 12 lakhs। सो माय टोटल कॉस्ट 19 lakhs। क्या कुछ कन्वर्जन का खर्चा हुआ? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। What is cost incurred on conversion? It is 2 lakh. So income from business कितना बोलो? 45 minus 19 minus 2, इतना उसका टोटल इनकम आया। अब इस इनकम का ना हम दो टुकड़ा करेंगे। दो टुकड़े में पहला, मान लो पूरा का पूरा रॉ फॉर्म में बेचा होता, सो मार्केट वैल्यू ऑफ पैडी। अब मैं पूरे 100% की बात करूंगा पैडी की। 40% का मार्केट वैल्यू क्या था? 40% तो 15 लाख में बेचा था ना, प्लस 60% भी अगर वो बेच देता रॉ फॉर्म में तो 24 लाख मिलता। 15 प्लस 24, तो पैडी अगर रॉ फॉर्म में बेचता तो 39 लाख मिलता, माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कितना था कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बोलो? माइनस 19 लाख। 20 lakh is agricultural income which is exempt under section balance। 4 lakh बैलेंस 4 लाख कैसे है समझा? टोटल 24 लाख का उसको प्रॉफिट हुआ इस साल। अब अगर ये पूरा का पूरा वो रॉ फॉर्म में बेच देता तो कितना कमा लेता बोलो ना? लेकिन उसने प्रोसेस करके बेचा इसलिए 24 लाख कमाया। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करें? तो दूसरा तरीका 60% अलग करते, 40% अलग करते। पहला तो 40% रॉ फॉर्म में ही था, उसको अलग ही रिकॉर्ड करते। चल 40%, उस 40% को 15 लाख में बेचा, माइनस उसका कॉस्ट था 7 लाख, तो कितना? ये 8 लाख तो एग्जेम्प्ट हो गया 40%। अब आते हैं 60% पर। 60% राइस बेचा कितने में? माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ दिस 60% ऑफ पैडी, माइनस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कितना? अभी 16 लाख का दो टुकड़ा करता। फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये अगर 60% पैडी बेचता तो 24 लाख मिलता। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 24 माइनस कितना? बैलेंस 4 लाख बिजनेस इनकम। तो ये 8 लाख एग्रीकल्चर, ये 12 लाख एग्रीकल्चर, टोटल एग्रीकल्चर बोलो
तो वो यहां पर आ गया ना डायरेक्टली, एक साथ ही कर दिया। कैसे भी प्रेजेंट करो, इसमें क्या फायदा हुआ, एक साथ मैंने टोटल इनकम ले लिया, एक साथ मैंने टोटल एक्सपेंस ले लिया, इनकम माइनस एक्सपेंस, मुझे क्या मिल गया, फाइनल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। या दूसरा तरीका, जो रॉ फॉर्म में बेचा उसका अलग कैलकुलेशन करो, जो प्रोसेस करने के बाद बेचा उसका अलग कैलकुलेशन करो। इज इट क्लियर? जरा भी डाउट, जरा भी डाउट? कैन वी गो अहेड? कैन वी गो अहेड? नाउ दिस मेथड विल बी यूज्ड फॉर ऑल द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये जो भी मेथड पढ़ा रहा हूं ना, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के यूज किए जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर टी, कॉफी एंड रबर। एक्सेप्ट फॉर टी, कॉफी एंड रबर कुछ स्टैंडर्ड रेट्स आपको याद रखने हैं। ये एग्जाम में दिया नहीं होगा, ये आपको याद करके जाना है। अगर एग्जाम में आ गया ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, दो चीज है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, मतलब पहले तू चाय की पत्तियां उगा रहा है, फिर उसको प्रोसेस करके चाय पाउडर बेच रहा है। बच्चों, जो लोग इंडिया में चाय की खेती कर रहे और चाय की पत्तियां बेच रहे हैं, तो वो तो रॉ फॉर्म में बेच रहे हैं ना। लेकिन इमेजिन कर, मेरा खुद का चाय का बागान है, वहां पर मैं पत्तियां, फिर मैं उसको फैक्ट्री में ले जाकर प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं और फिर बेच रहा हूं। सो आई एम एंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। तो थोड़ा खेती वाला इनकम, थोड़ा बिजनेस वाला इनकम। तो कितना? तो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड रूल बना दिया है, 60% विल बी ट्रीटेड एज एंड 40%, मतलब बिजनेस का जो प्रॉफिट अभी निकालना सिखाया ना, मान ले वो 20 लाख आया, तो 20 लाख को सीधा डिवाइड कर देने का। किस रेशियो में? उधर ये सब नाटक नहीं, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, क्यों वो सब नाटक नहीं करना है? अंडरस्टैंड, वो नाटक एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर एक प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू एक नहीं होता है। आज मार्केट में ना आलू का प्राइस पता करके घर चले जाना, 10 दिन बाद वापस प्राइस पता करना, सेम रहेगा? पूछ रहा हूं मैं, नहीं रहेगा ना। तो पूरे साल भर मैंने जो खेती की उसका प्राइस सेम कैसे हो सकता है? तो वो वाला जो था ना, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन एरर होने की प्रोबेबिलिटी है। इसलिए गवर्नमेंट ने इधर चाय, कॉफी, रबर में बोला यार इसका इंडिया से सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, टू प्रमोट दिस एक्टिविटी, कि यार लोग एक्सपोर्ट करे और करे और करे। तो मैं चाहता हूं लोग चाय पत्तियां उगाए, उसको प्रोसेस करके बेचे, जा तेरा ज्यादा पोर्शन एग्जाम कर दूंगा, 60% एग्रीकल्चर इनकम, ओनली 40% बिजनेस इनकम। यू आर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। अब कॉफी में ना गवर्नमेंट ने प्रोसेस भी डिफाइन कर दिया है। अब प्रोसेस में ये नाम याद रखना, ग्रोन एंड, दूसरा नाम ग्रोन, क्योर्ड, ग्राउंडेड, रोस्टेड। एग्जाम में सिर्फ ग्रोन एंड क्योर्ड दिया है, मतलब प्रोसेस हुआ है बट लिमिटेड प्रोसेस हुआ है, तो प्रोसेस कम है, मतलब एग्रीकल्चर वाला पार्ट, hence 75% exempt, 25% taxable. But grown, cured, grounded and, तो प्रोसेस ज्यादा हो गया, hence 60% exempt, 40% taxable. Similar to टी वाला। तो कॉफी का दो रेट याद करके जाना एग्जाम में, या तो 75-25, या तो लिमिटेड प्रोसेस तो 75-25, ज्यादा प्रोसेस 60-40। And you are engaged in the manufacturing and growing of rubber, in that case 65 and 35। मतलब पहले क्या करोगे, प्रॉफिट निकालोगे, उस बिजनेस से प्रॉफिट कितना कमाया वो निकालोगे, फिर उसका दो टुकड़ा कर दोगे इन द रेशियो ऑफ 65-35, 60-40, 75-25, डिपेंडिंग तू कौन से बिजनेस में एंगेज्ड है। लेट्स सी। Question number 6.
Mr. Cabra is engaged in composite business of growing and curing, that is further processing coffee in Coorg in Karnataka. किस बिजनेस में एंगेज्ड है? ग्रोइंग, अच्छा तो ग्रोइंग एंड क्योरिंग सिर्फ बोला है. 75-25 का रेशियो यहां पर यूज करूंगा. ठीक है. द होल ऑफ द कॉफी ग्रोन इन हिज प्लांटेशन इज, मतलब लास्ट सब में 60-40 का नाटक था ना, इधर वो भी नहीं. जितना कॉफी उसने उगाया 100% प्रोसेस किया. Relevant information pertaining to the year ended March 26 are given below. पहला, WDV of the car as on 1/4/25 is 3 lakh. WDV of machinery as on 1/4/25 is 15 lakh. कार और मशीनरी का ओपनिंग WDV दिएला है. एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी दिया 3,10,000. एक्सपेंडिचर फॉर क्योरिंग कॉफी इज 3 lakh. सेल वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी इज 22 lakh. डिटेल्स क्या क्या दे दिया समझा? कार का WDV दिया है, मशीनरी का WDV दिया है, कल्टीवेशन का खर्चा दिया है और प्रोसेसिंग का खर्चा दिया है. और फाइनली कॉफी कितने में बेचा? कितने में बेचा? अब बोला है बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर agricultural operation, the machinery were used in coffee curing business operation. इस क्वेश्चन में कुछ तो इन्होंने एरर किया. एक सेकेंड ना, कार का इन्होंने डिटेल नहीं दिया है. ये पुराना क्वेश्चन, इसमें कार का भी डिटेल. एक सेकेंड ना, कौन से ईयर का क्वेश्चन था? ईयर क्या था? मई. मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ. ये 2010 में भी आया था. ये क्वेश्चन ना 2010 में भी आया था. तब इसमें एक पॉइंट और एडेड था. इसमें यहां पर ऐसा दिया है, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन द कार इज ऑल्सो यूज्ड फॉर. कार दो पर्पस के लिए यूज हो रहा है. कार दो पर्पस के लिए. मैं वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूं. ये भी, ये थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो पहले ये करा रहा हूं. सारे डेटा सेम है, सिर्फ लास्ट का जो पैराग्राफ है ना, नए एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें थोड़े पॉइंट हटा दिए. पुराना 6 मार्क का था, नया 4 मार्क का है. ठीक है ना? तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है थोड़ा एडिट करने के बाद. मैं पहले पुराना सिखा दे रहा हूं जिसमें कार किस पर्पस के लिए यूज हुआ है. तो याद करो, बिजनेस टॉपिक में सर ने आपको सिखाया होगा, जितना कार आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करोगे उसका डेप्रीशिएशन अलाउड और नॉट अलाउड? एवरीवन. तो यहां पर बोला पर्सनल यूज में भी टेकन एट, तो जो भी डेप्री आएगा कार का 80% विल बी अलाउड, 20% विल नॉट बी अलाउड बिकॉज इट इज योर पर्सनल खर्चा. बच्चों अभी मैं मॉर्निंग में कार से आया, बट इसी कार से मैं फैमिली के साथ घूमने भी जाता हूं. तो पेट्रोल वाला खर्चा इज व्हाट? बिजनेस और पर्सनल? पार्टली बिजनेस, पार्टली पर्सनल. सिमिलर टू दैट इसने भी ऐसा किया. 20% किस लिए यूज कर रहा है? पर्सनल पर्पस के लिए. तो डेप्री ऑफ कार 80-20. रनिंग मेंटेनेंस ऑफ कार, all the expenses will be divided into two part. No, तो आगे दिया देख, the expenditure incurred for car running and maintenance are rupees. Compute, sorry, the machine where used coffee curing business operation. मशीन सिर्फ किस लिए यूज हुआ है? कंप्यूट इनकम अराइजिंग फ्रॉम अबव एक्टिविटी. अब कैसे कंप्यूट करेंगे? तो ऐसे टाइप का सम आएगा ना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बिजनेस का प्रॉफिट. क्या फाइंड आउट करेंगे? तुम्हारे पास सारा डेटा है ना, वो डेटा ही देखो तुम. इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या था? कार 80-20 में डिवाइड होगा. इसके अलावा रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा दिया कितना? वो 50 भी 80-20 में डिवाइड होगा. चलो फाइंड आउट करते हैं. मैंने कैसे सिखाया था? सबसे पहले इनकम लिख लेंगे. मुझे बताओ कितने में बेचा?
selling price of coffee. बोलो ना प्लीज. माइनस खर्चाज, खर्चाज, खर्चाज. स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट पढ़ो. पहला WDV किसका दिया है, तो उसका डेप्री निकालते हैं. डेप्री ऑन कार रेट इज 15%. व्हाट इज द WDV अमाउंट? 3 लाख का 15% इंटू 80%. 3 लाख का 15% इंटू 80%. अब कार की बात करें ना, तो एक काम करें, रनिंग मेंटेनेंस भी उड़ा डालते हैं. रनिंग मेंटेनेंस तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट ये वाला जो क्वेश्चन पुराना इसमें दिया था, मैं उसके हिसाब से करा रहा हूं. ठीक है ना? कितना? 50,000. उसका 80%. इसके अलावा अब WDV और किसका दिया है? तो मशीनरी तो पूरी तरह से काय को यूज की है, तो डेप्री ऑन मशीन. डेप्री ऑन मशीन, what is the value of machine into 15%? 2,25,000. फिर एक्सपेंसेस ऑन ग्रोइंग, मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है रे. कितना? 3,10,000 minus expenses of curing, that is conversion. कितना? प्रॉफिट आया रे मेरे को, प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट आया? 12 लाख. बस इस 1289 का 2 टुकड़ा कर देने का. किस रेशियो में? काय को 75-25, तो 75% निकालो. सॉरी, 966,750 is exempt under section 10(1) and 25%. 3 will be taxable as a business income. एक सेकेंड ना. सो 966,750 एंड 322,250. अब यही जो तुमको एग्जाम में आया है, मतलब रिसेंटली आया, उसमें से क्या चीज हटा दूंगा मैं? कार का वो जो 80% है वो नहीं लूंगा, पूरा ले लूंगा. क्यों? पर्सनल कितना यूज किया उन्हें इसमें बोला ही नहीं है ना. और रनिंग मेंटेनेंस भी नहीं हट लूंगा यहां पर, क्योंकि दिया ही नहीं ना रनिंग मेंटेनेंस के खर्चे. तो वो जो भी आएगा फिर उसका 75-25. ठीक है ना? बोल बेटा. तो बेटा ये बिजनेस ही है. 15% बिजनेस का है, क्योंकि बिजनेस ही है. तेरा बिजनेस ही क्या है? कॉफी को मैन्युफैक्चर करके बेचना, ग्रो करके मैन्युफैक्चर. तो यू आर एंगेज इन बिजनेस. इसलिए मैंने क्या बोला था? मैं आटे वाला हूं. ऐसे ही नहीं बोला था, आई एम अ बिजनेसमैन, आटे वाला. आर यू गेटिंग इट? तुम उस बिजनेसमैन को उस नाम से बुला लेते हो ना, कि शक्कर बेच रहा है, ये शक्कर वाला है, ये दूध वाला है. तो ऐसे ये कौन है? कॉफी वाला. ठीक है? ये तुम्हारे मॉड्यूल में बिजनेस टॉपिक के अंदर मिलेगा. ये इसके क्वेश्चन, इसकी थियरी सब बिजनेस टॉपिक के अंदर दिखाई देगा तुमको. बिजनेस एग्रीकल्चर साथ में है ना, तो उसको डिवाइड किया. बिजनेस अलग, एग्रीकल्चर अलग. इज इट क्लियर? ये अपना खत्म हो गया. क्या? इफ प्रोसेसिंग इज डन, तो एग्रीकल्चर इनकम कैसे. अब कुछ क्वेश्चन ना बहुत इजी रहेंगे, उसमें ना अपने को ना टी कॉफी रबर का आंसर दिया ही होगा, अपने को सिर्फ रेशियो में डिवाइड करना होगा.
मतलब बस ये डिटेल्स दिए होंगे, देख ऐसा. लेट्स सी क्वेश्चन. Mr. Tony had stayed in rubber, tea, and coffee. He derives income from them. He has also a nursery wherein he grows plant and sells. हमें डिटेल दिया उसके इनकम का. तो पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, डायरेक्टली प्रॉफिट दे दिए रहा है. क्या करूं? 65-30 में बस डिवाइड करना है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, sale of plant from nursery. This is pure agriculture income. पूरा 100% एग्जाम. बस हो गया 5 मार्क. लेकिन आजकल इंस्टीट्यूट ऐसे इजी क्वेश्चन पूछती नहीं. आजकल बदला ले रही है बच्चों से, पता नहीं किस चीज का. मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया तब तो तुम लोग सेलिब्रेट करना कि वाह 5 मार्क आ गया फुकट में. बट नहीं आते अब ऐसे क्वेश्चन. अब कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा रखते हैं. तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है. हाँ, भगवान करे आ जाए. और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं. ये अभी क्वेश्चन आया था कौन से ईयर में? 2018, 5 मार्क के लिए. चलो देखो. मिस कविता, अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. तो सिंस RNOR, वर्ल्ड इनकम विल बी टैक्सेबल. इंडिया में कमाए, फॉरेन में कमाए, पृथ्वी में कहीं पर भी कमाए, इंडियन गवर्नमेंट पीछा छोड़ने वाली. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ, खतरनाक वर्ड है, जाने दे, मैं आगे बढ़ रहा हूं. फ्रॉम रबर, क्या बेचकर कमाया? रबर. ग्रोन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया? किधर? इन इंडिया. इन इंडिया, इंडिया में ही है. ओके. और क्या प्रोसेस किया? तो 65-35. सेल ऑफ प्लांट ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन तमिलनाडु. किधर है? क्या है? ग्रोन एंड क्योर्ड. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड. इतना जल्दी खुश नहीं होने का. आगे देख. किधर है? बोलो. Hence, fully taxable. When agriculture income is exempt, when 2 conditions are satisfied. Condition number 1, land must be located. इधर कोलंबो में है प्लॉट. Hence, fully taxable. 75-25 नहीं करने का. Next, income from sale of tea, coffee grown in. बोलो. और क्या है? 60. Income from sampling and seedling grown in. तो in India, hence exempt. समझा? तो मैंने अलग अलग टाइप के सम्स आपको बता दी कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कैसे आते हैं. ठीक है. तो व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम? तो एज पर सेक्शन 21A, एग्रीकल्चर इनकम मीन्स rent of agricultural land. Rent of. Second, income from sale of agriculture produce. Third, rent of a. अब मैं आपको फार्म हाउस का थियरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. रेंट ऑफ अ. So this rent of a farmhouse is exempt under section 10(1) if certain conditions are fulfilled. Rent of a farmhouse is exempt under section if certain conditions are. तो पहले ना फार्म हाउस का लॉजिक समझो बच्चों. फार्म हाउस जब किसी ने कभी पहली बार बनाया होगा तो थॉट प्रोसेस क्या होगा? तो कभी गांव साइड कभी गए हो? अरे कभी गांव जाते हो तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा गांव में बहुत सारे घर हैं. और घर के सॉरी अपना गांव के बाहर इमीडिएटली खेत 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 खेत, चारों तरफ खेत. फिर वापस 1-2 किलोमीटर दूर के बाद एक वापस गांव आ जाएगा. तो ऐसा गांव खेत गांव खेत गांव खेत गांव खेत ऐसा डिवीजन रहता है. अब इमेजिन कर, ये एक ऐसा फार्मर है जिसका घर और खेत एकदम नजदीक है.
घर से निकला खेत पर, खेत से आया घर पर, घर से निकला खेत पर, खेत से आया घर पर, इजीली फार्मिंग कर रहा है, लाइफ में टेंशन ही नहीं है। बट ये बेचारा फार्मर, इसका घर और खेत इधर है, ऐसा समझो 5-10 किलोमीटर का गैप है। नथिंग फ्रॉम दिस फार्मर। खेती करना इज अ टास्क फॉर हिम। क्या टास्क? घर से खेत तक जाना, खेती करके वापस आना इज अ टास्क। बिकॉज गांव में ऐसा नहीं होता कि घर बैठे बैठे ओला उबर डाल दिया, आ गया ओला उबर वाला, अपने को लेकर चला गया। अरे गांव का फीलिंग करो। कभी अगर गांव जाते हो तो वो थॉट प्रोसेस, अपना मेट्रो आती होगी ना बाजू से ऐसा, अच्छा अपना रेलवे आ जाता होगा, बस आ जाती होगी, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है गांव में। गांव में बस वगैरह वो भी एक कम से कम 10-12-15 किलोमीटर के बाहर एक डेस्टिनेशन पर होता है। अरे यस और नो? सो फार फॉर फार्मर्स ट्रेवलिंग इज अ टास्क। अब वो हर दिन घर से खेत कैसे जाए? चल खुद तो चला भी जाए, या तो पैदल या तो साइकिल पर। सर ट्रैक्टर में जा सकता है। बेटा ट्रैक्टर जिसके पास होता है ना, वो गांव में बड़ा आदमी होता है। हर घर के बाहर आपको गांव में ट्रैक्टर दिखाई नहीं देगा। पूरे गांव में सिर्फ 1-2 लोग होते हैं जिनके पास ट्रैक्टर होता है, वो बड़ा आदमी कहलाता है। गांव जाते हो तो गांव की फीलिंग लेकर करोगे ना तो समझ में आएगा इजीली। तो गांव में ना ट्रेवलिंग इज अ टास्क। तो फार्मर क्या करे? हर दिन कैसे आया जाए? तो उसने क्या किया, अपने खेत के बाजू में, ये क्या हो गया भाई, उसने अपने खेत के बाजू में एक छोटा सा घर जैसा बना लिया। खेत के बाजू में घर जैसा बना लिया। घर तो है उसका, वो एक और घर इधर बना रहा है। क्यों? 2-2 बीवी है सेटल करने के लिए। इंटेंशन क्या है? अब कभी भी ना उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर खेती से रिलेटेड जो भी औजार है इधर रख सकता है, कभी थक गया तो इधर आराम कर सकता है, फसल कटी इधर स्टोर कर सकता है। जब खेती का मेन सीजन होता है वो 1-2 महीने इधर ही रह जाएगा, घर जाने की जरूरत नहीं है। उस इंटेंशन से उसने यहां पर एक घर बनाया जिसको क्या नाम दे दिया गया? तुम जो फील कर रहे हो ना फार्म हाउस, ये वो वाला फार्म हाउस नहीं है। कि वीकेंड पर जाने का, एंजॉय करके आने का, मस्त है तो वैसा नहीं है ये। तो अंडरस्टैंड नाउ, गवर्नमेंट ये फार्म हाउस का रेंटल इनकम भी एग्जेम्प्ट कर देगी। कब? जब 2 कंडीशन फुलफिल होगा। इमेजिन करो तुमने जिसको ये प्लॉट लेट आउट किया है, तुम अब खेती नहीं कर रहे हो, बट तुमने खेत के बाजू में फार्म हाउस बनाया था, दोनों लेट आउट कर दिया, तो तुमको रेंट किसका किसका मिल रहा है? खेत का और फार्म हाउस का। तो अब अंडरस्टैंड, खेत का रेंटल इनकम इज एग्जेम्प्ट इफ 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। खेत का व्हेन एग्जेम्प्ट? व्हेन खेत इज लोकेटेड, एंड कंडीशन नंबर 2, द खेत इज यूटिलाइज फॉर खेती। अब आ रहा हूं मैं फार्म हाउस पर। फार्म हाउस का रेंटल इनकम इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट if 2 conditions are satisfied. Condition number 1, such farmhouse must be located immediate vicinity of agriculture land. Immediate vicinity, vicinity मतलब नियर, एकदम नजदीक होना चाहिए। किससे? खेत से। क्यों बनाया तूने फार्म हाउस? क्योंकि तेरा घर और खेत दूर था। ट्रेवलिंग इज अ टास्क। अब पता चला तूने फार्म हाउस भी खेत से 5 किलोमीटर दूर बना दिया, तेरा पर्पस ही डिफीट हो गया। पर्पस क्या था फार्म हाउस बनाने का? सैटरडे संडे वीकेंड एंजॉय करना था। क्या था? खेती करना थोड़ा आसान हो सके, बीइंग अ फार्मर में कभी थक जाऊं तो वहां पर आराम कर सकूं, सामान स्टोर कर सकूं। तो भाई खेत से नजदीक बना ना। तो इसके लॉ में क्या लिखा है? द फार्म हाउस मस्ट बी लोकेटेड immediate vicinity of agriculture land. Immediate. And second, such farmhouse must be utilized as a storehouse or as a dwelling house. As a or as a
If these two conditions are satisfied, then rental income of farmhouse is also exempt. If this farmhouse is not for these purpose जो मैंने बताया, then rental income will be taxable. फार्म हाउस बनाई कि उसका लॉजिक समझोगे तो ये कंडीशन भी इजीली समझ में आ जाएगा. किसी ने फार्म हाउस बनाया तो क्यों बनाया था? नॉट फॉर एंजॉयमेंट, नॉट फॉर एंजॉयमेंट, बट खेत और घर दूर होता था तो क्या करते थे? आराम वगैरह करने के लिए एक छोटा सा झोपड़ा जैसा बना देते, जिसको फार्म हाउस का नाम दे दिया है. अब वही झोपड़े को धीरे धीरे जो बड़े बड़े लोग हैं उसको और अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं. जो गरीब फार्मर होगा वो एकदम झोपड़े जैसा बनाएगा, जो थोड़ा अमीर फार्मर होगा वो वैसा स्टेटस के हिसाब से फार्म हाउस बनाएगा ना उधर. तो कैसा भी फार्म हाउस हो, दैट इज फाइन, बट दैट फार्म हाउस मस्ट बी लोकेटेड immediate vicinity of agriculture land, and the farmhouse must be used only for store house and dwelling house. dwelling house मतलब फार्मर आराम करने के लिए यूज कर रहा है, या उसमें खेती से जुड़े हुए सामान स्टोर करने के लिए आप यूज कर रहे हो, तो एग्जेम्प्ट होगा. इज इट क्लियर? हो गया. और वो जो नर्सरी वाला इनकम है वो तो 100% एग्जेम्प्ट है. तो ये 4 इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर विच सेक्शन? 10(1). सो मैंने आपको इनकम कंप्यूट करना सिखा दिया कि एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम कैसे निकालेंगे. अब मैं सिखा रहा हूं कि एग्रीकल्चर इनकम अगर दिया है तो टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे. हाउ टू कंप्यूट इफ एग्रीकल्चर इनकम इज गिवन, और ये ना मैं एग्जांपल के साथ कराऊंगा. तो राइट डाउन क्वेश्चन. टोटल इनकम अभी करूंगा ना, इसके बाद वही कर रहा हूं. ये किधर भी एक छोटा सा कैलकुलेशन है, 2 पेज लगेगा, लास्ट पेज पर कहीं पर भी कर डालो. So say for example, these details are given. Income from business is given 30 lakh. Long-term capital gain under section 112 5 lakh. Agriculture income is 4 lakh. The cost of cultivation is 150. And deduction under chapter 6A, it is 2 lakh. सो आप लोग दो चीज कंप्यूट करो, ग्रॉस टोटल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम. एक स्टेटमेंट बनाते थे ना टोटल इनकम वाला, वैसे उसमें एग्रीकल्चर इनकम को क्या करोगे? बोलो ना. एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन, अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. फटाफट मुझे जीटीए और एनटीए कैलकुलेट करके दो.
हो गया? अरे तुमको सिर्फ जीटीआई और एनटीआई निकालना है। ये कितना है जीटीआई? 30। डिडक्शन देने के बाद एनटीआई विल बी, अच्छा स्टेटमेंट में एग्रीकल्चर इनकम लिया या नहीं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से एग्जेम कर दिया अंडर सेक्शन। ठीक है, अब आप लोग बाद में लिखोगे। इनकम कंप्यूट हो गया। जब जब एग्जाम में एग्रीकल्चर इनकम दिया होगा, जब जब एग्रीकल्चर इनकम आएगा, इफ योर इनकम इंक्लूड एग्रीकल्चर इनकम, इफ योर इनकम इंक्लूड, देन हाउ टू कंप्यूट टैक्स, अब वो सीखते हैं हम। द फॉर्मेट ऑफ टैक्स कंप्यूटेशन विल चेंज। व्हाट यू विल डू, जो भी आपने एनटीआई निकाला है दैट इज रुपीज, उसमें ऐड कर देंगे नेट एग्रीकल्चर इनकम, अज्यूमिंग द एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल। अब तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है, ध्यान दो इधर, फोकस। नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे आएगा? तो जितना भी तुम्हारा इनकम है माइनस एक्सपेंस, खेती करके कितना कमाया, माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो 250 इज योर एग्रीकल्चर इनकम। इसे पहले टैक्सेबल मान लिया जाएगा और तुम्हारा इनकम अकॉर्डिंगली रिवाइज कर दिया जाएगा। अब इस 35,50,000 को, जैसे नॉर्मल तुमको टैक्स कंप्यूटेशन सिखाया था, स्पेशल इनकम अलग करो, लटक जी अंडर सेक्शन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, विनिंग, वो चारों इनकम अलग करो, उस पर स्पेशल रेट से टैक्स, बैलेंस इनकम एज पर। बट अपने क्वेश्चन में एक ही स्पेशल इनकम है ना, कौन सा? तो लटक जी 112 का अमाउंट बताओ, उसे अलग करूंगा, उस पर 12.5%, $62 बैलेंस इनकम, 35,50,000 माइनस 5,00,000, ऑन दिस 30,50,000 एज पर स्लैब रेट। ये तो तुमको मैंने बोला था 10 लाख तक का तो टैक्स याद कर लो, 1,12,000, उसके ऊपर कितना है, 20,50,000, उस 20,50,000 का 30%, 7 लाख, दोनों को ऐड कर दो, 727,500 प्लस 62,500, 7,90,000। कैन आई से तुमने एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स ले लिया, यस और नो? बट एक्चुअली एग्रीकल्चर इनकम इज हेंस गवर्नमेंट कहती है जो भी टैक्स है ना किसका, वो माइनस कर दो, एग्रीकल्चर का टैक्स माइनस कर दो, पहले इंक्लूड करो फिर एक्सक्लूड करो, पहले इंक्लूड करो फिर एक्सक्लूड करो। अब एक्सक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉर्मूला क्या बनाया, टैक्स ऑन प्लस, अप्लाई करता हूं मैं, तुमको लॉजिक समझेगा, डोंट वरी, टैक्स ऑन व्हाट इज माय बेसिक एग्जेम्पशन प्लस व्हाट इज माय नेट एग्रीकल्चर इनकम। तो हमें टैक्स किस पर निकालना है, एवरीवन, 5 लाख पर स्लैब रेट अप्लाई करना है। तो जब स्लैब रेट अप्लाई करोगे तो पहला 250, नेक्स्ट 250 का 5%, 12,500। जो 30,50,000 का टैक्स निकाला था वो कैसे निकाला था, पहला 2,50,000, फिर नेक्स्ट 2,50,000 का, फिर 5 लाख का, और फिर 20,50,000 का।
ये 12,500 आया था, ये 1 लाख आया था, और ये 15। सो अपना टोटल टैक्स आ गया था 7 लाख। बराबर है? मतलब जब तुमने एग्रीकल्चर पर टैक्स लिया तो 30% से लिया। क्यों तुम बोल रहे हो एग्रीकल्चर पर टैक्स लिया तो 30% से लिया? क्योंकि बच्चों 30,50,000 में तेरा एग्रीकल्चर भी तो 2.5 लाख का इंक्लूडेड है। अगर ये 2.5 लाख इंक्लूडेड नहीं होता तो ये 28 लाख हो जाता। तो 28 लाख में से यहां पर सिर्फ 18 लाख आता। मतलब इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम किस रेट से इंक्लूड किया गया? अरे बोलो ना। लेकिन जब आपने एक्सक्लूड किया तो ये जो 5 लाख आया, इस पर स्लैब रेट अप्लाई करते वक्त पहला 250 क्या कर दिया, नेक्स्ट 250 का। तो इनडायरेक्टली तुमने क्या क्या मालूम है, इंक्लूड किस रेट से किया, एक्सक्लूड किस रेट से किया? इनडायरेक्टली यू हैव टेकन 25% टैक्स ऑन एग्रीकल्चर ऑल्सो। नहीं समझा? तो गवर्नमेंट ना यहां पर इनडायरेक्टली आपसे टैक्स ले लेती है इस फॉर्मेट के थ्रू। ऐसा क्यों करती गवर्नमेंट मैं बताऊंगा, बट पहले समझो हाउ टू सॉल्व द सम इफ एग्रीकल्चर इनकम इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जब जब एग्जाम में एग्रीकल्चर इनकम दिया होगा, पहले अपने इनकम में ऐड करो, अकॉर्डिंगली स्लैब रेट से टैक्स निकालो, और फिर क्या करना, जो भी एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स है वो माइनस करो। याद करो हमने कुछ इनकम का 2 इफेक्ट दिया था, 10AA SEZ वाला, बिजनेस में पहले इंक्लूड फिर नीचे 10AA में डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन NSC पहले इंक्लूड किया था IFOS में, फिर ATC में डिडक्शन दिया। एंटरटेनमेंट अलावेंस याद करो, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय फर्स्ट इंक्लूड। तो इनकम का कैसे 2 इफेक्ट दे रहे थे, इंक्लूड डिडक्ट इंक्लूड डिडक्ट, इधर टैक्स का 2 इफेक्ट। पहले टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड एंड देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सक्लूडेड। इस इंक्लूड एक्सक्लूड से फायदा क्या हुआ गवर्नमेंट को, बीच का टैक्स मार्जिन मिल गया। दिस इज नोन एज स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, इसको नाम दिया गया स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों गवर्नमेंट करती है, अब उसका लॉजिक समझो। इंडिया में ना लोग खेती के नाम पर टैक्स प्लानिंग करते हैं। अब मैं मेरे ऊपर एग्जांपल लेकर बता रहा हूं। मैं प्राइवेट ट्यूशन के थ्रू भी इनकम कमा रहा हूं, NMIMS NM PDLC से तो कमा ही रहा हूं। अब PDLC NM NMIMS से मैं टैक्स प्लानिंग नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां से मुझे TDS कटने के बाद पैसा मिलता है, पैसा, तो टैक्स प्लानिंग करने का इधर स्कोप ही नहीं है। लेकिन ट्यूशन जो प्राइवेट ले रहा हूं, कलेक्शन कैश, अब अगर वो बुक्स में दिखाऊंगा एज अ ट्यूशन फीस कलेक्टेड तो टैक्स भरना पड़ जाएगा। तो मैंने टैक्स बचाने के लिए मेरे नाम पर ना गांव में एक छोटा सा खेत खरीद कर रखा है, खेती करने कभी जाता नहीं हूं, बट जितना भी ट्यूशन के थ्रू कमाता हूं उसको बुक्स में दिखाता हूं, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अंडरस्टैंड? खेती का कलेक्शन कैश में ही होता है, खेती का कलेक्शन बहुत रेयरली देखोगे कि फार्मर चेक से पेमेंट ले। मेनली खेती का कलेक्शन किस सोर्स से होता है? तो मैं क्या कर रहा हूं, 5 लाख 10 लाख खेती के थ्रू नहीं कमा रहा हूं, कमा रहा हूं ट्यूशन फीस के थ्रू, बट दिखा रहा हूं उसको खेती के नाम से। तो मेरा बिजनेस इनकम है प्लस खेती वाला इनकम जबरदस्ती दिखा रहा हूं। अब गवर्नमेंट करे तो करे क्या, क्योंकि उसको तो एग्जाम करके बैठी गवर्नमेंट अंडर सेक्शन। तो वैसे लोगों से टैक्स रिकवर कैसे करूं, और गवर्नमेंट मुझे जैसे लोगों को प्रूव भी नहीं कर सकती कि खेती वाला इनकम नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे थोड़ी ना इनकम टैक्स ऑफिसर 12 महीने पड़ा रहेगा ये देखने के लिए कब कब ये खेती करने गया। गवर्नमेंट को तो मैं वैलिड प्रूफ दे रहा हूं, मेरे नाम पर खेत है तो बड़ा ऑब्वियस खेत होगा तो खेती भी किया होगा। अरे यस और नो?
तो ये सोर्स ऑफ टैक्स प्लानिंग बन जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने यहां पर स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन डाल दिया कि गवर्नमेंट के लिए जब तेरा इनकम स्टेटमेंट कंप्यूट होगा तो इनकम स्टेटमेंट में वो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन जब तो पहले एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स इंक्लूड करेंगे फिर एक्सक्लूड करेंगे। तो पब्लिक को बोला देख मैंने टैक्स तो नहीं लिया, मैंने तो इंक्लूड करके एक्सक्लूड कर दिया, और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स मार्जिन बीच का मिल जाता है। पक्का समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत? अच्छा थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है। अरे कंफर्म? तो ऐसा एग्जाम में कब करना? जब तीन कंडीशन फुलफिल होगा। कंडीशन नंबर 1, इनकम शुड इंक्लूड। सेकेंड, एग्रीकल्चर इनकम शुड बी मोर देन 5,000। एग्रीकल्चर इनकम शुड बी एंड असेसी मस्ट बी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। असेसी मस्ट बी। जब ये तीन कंडीशन एग्जाम में सेटिस्फाई हो जाए तो टैक्स कंप्यूट करते वक्त ये नया वाला फॉर्मेट यूज करोगे जो मैंने आज तक नहीं सिखाया था। समझे? चलो लिखो। क्या गलत है? अच्छा अब गलत की फीलिंग आ रही क्योंकि जेन्युइन फार्मर गए, ऐसी फीलिंग आ रही। चल अब मैं तेरे को प्रूफ करता हूं कि जेन्युइन फार्मर इसकी वजह से कभी नहीं टैक्स में आएंगे। अब मुझको प्रूफ करने दे। रुकना रुकना, ये सुनो ना, उसने अभी छेड़ा है ना, तो अभी अपन कंप्लीट करते हैं। अभी ये बोल रहा है ना जो जेन्युइन फार्मर है उसके तो ऊपर टैक्स बर्डन आ गया। चलो अब कोई जेन्युइन फार्मर की फीलिंग समझते हैं। उसका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी होगा। ए बच्चों, फार्मर की इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। गांव वाले जो फार्मर है उनके थॉट प्रोसेस से सोचो। 100 फार्मर में से 10% फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बताना मुझको। 90 मास जो फार्मर्स है उनके थॉट प्रोसेस से बताना। उनका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होगा, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी नहीं है। बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम फार्मर का होता है। तो मैं 90% फार्मर्स की बात कर रहा हूं, 10% लोगों का होता भी है। वो तो हमने देखा ना पार्टली एग्जाम। अरे 10% के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ना रूल बनाऊंगा, मास के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल बनाऊंगा ना। तो मेजॉरिटी फार्मर का बिजनेस इनकम होगा क्या? तो उनका सैलरी नहीं है, एचपी नहीं है, बिजनेस नहीं है। हाँ गोल्ड बहुत सारा बेचते होंगे, शेयर मार्केट में तो वो दिन भर ट्रेड करते रहते। गांव वालों को देखो स्टॉक एक्सचेंज पर बैठे रहते हैं। यस और नो? नो। तो उनका कैपिटल गेन भी नहीं है, तो उनका इनकम ही क्या है? अदर सोर्स, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। इंटरेस्ट फ्रॉम, कभी गांव में जाना तुमको पता चलेगा वो फार्मर जितना थोड़ा बहुत कमाते ना एफडी कर देते हैं, सेविंग में पैसा रखते हैं, इंटरेस्ट कमा रहे हैं। बाकी वो तुम्हारे जैसे शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं करते, उनको शेयर मालूम भी नहीं क्या होता है। कभी जाकर उनको बोलना शेयर देखा है, वो तुमको बोलेंगे क्या होता है बबुआ, हमको बताओ तो जरा, हमको तो जरा समझाओ बबुआ ही होता क्या है। So they don't know anything. So now understand, their income is only खेती and some interest income from bank and something like that. कितना इंटरेस्ट इनकम होता होगा? 20-25 लाख का। 10, 15, 20, 25, 50,000, लाख, 1.5, 2 लाख। चल मान लेता हूं 2 लाख इनकम है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम मान लो 20 लाख है, और इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट 2 लाख है। अब उनका जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो इनकम स्टेटमेंट में एग्रीकल्चर इनकम आएगा क्या? अरे बोलो ना। लेकिन इंटरेस्ट इनकम आएगा। सो देयर जीटीआई एनटीआई विल बी, बोलो, 2 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम, तो देयर टोटल इनकम विल बी ऑन दिस 22 लाख वी विल पे टैक्स एज पर, ठीक है। अब जब यहां पर माइनस करेंगे तो माइनस करने का रूल क्या है? दैट इज 2 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम, तो 22 लाख 50 का टैक्स। ऊपर किसका टैक्स लिया था? 22 लाख कैसे है समझा? 2 लाख अदर इनकम, 20 खेती वाला इनकम। तो 22 लाख का टैक्स जो भी आया होगा उसमें से माइनस क्या करेंगे? किसका टैक्स ज्यादा होगा? 22 लाख का या 2250 का? मतलब उनका आंसर तो नेगेटिव में आ गया, मींस दे आर नॉट लायबल टू पे। समझा?
अरे यस और नो? तो कभी भी फार्मर का गवर्नमेंट को मालूम है कि इनकम विल नॉट एक्सीड, जनरली फार्मर का इनकम डज नॉट एक्सीड, तो दे विल नॉट कम इन दिस ट्रैप। ये ट्रैप तो किनके लिए बना है? जो करते हैं बिजनेस बट दिखाते हैं खेती। रिसेंटली कुछ टाइम पहले शाहरुख खान ने 2-3 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इनकम अपनी बेटी के नाम पर शो किया था। तुमको लगता है उसकी बेटी जाकर गांव में खेती करती होगी? बट ऐसे लोग टैक्स प्लानिंग करने के लिए खेत वगैरह खरीद लेते हैं और अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं इन द नेम ऑफ ब्लैक से व्हाइट भी हो गया, टैक्स भी नहीं भरना पड़ा। तो करे क्या? इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया, फर्स्ट इंक्लूड देन एक्सक्लूड। फर्स्ट इंक्लूड, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, गवर्नमेंट को थोड़ा तो टैक्स मिल जाएगा। इज इट क्लियर? और ये रूल्स की वजह से, ये प्रोविजन की वजह से किसी भी जेन्युइन फार्मर का टैक्स बर्डन कभी नहीं आएगा। सर लेकिन जो आपने बोला था 10% जो बिजनेस भी करे वो तो फंस गए। अब तो यार वो तो, अब इतने लोग तो फंसेंगे, क्या कर सकते हैं? अब वो उनके लिए गवर्नमेंट नया रूल नहीं बना सकती। और 10% भी लोग एक्चुअली ऐसा नहीं करते जो बिजनेस और ये खेती दोनों कर रहे हैं, हार्डली कुछ लोग तुमको दिखाई देंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट डाउन। नहीं, फिर तो बाय डिफॉल्ट वो तो एग्जेम्पशन में चला जाएगा ना। सो इफ इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन, तो भी मत करना ये फॉर्मेट से कैलकुलेशन, फिर मत करना, टाइम वेस्ट होगा। खत्म, निकालेंगे ही नहीं। कुछ नहीं ना, रिफंड थोड़ी ना मिलेगा, टैक्स थोड़ी ना भरा है कि रिफंड दूंगा। तेरा टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, खत्म, इग्नोर। सेम फॉर्मेट, बट वहां पर फिर बेसिक एग्जामेशन 4 लाख हो जाएगा। बच्चों 115 बीएसी में भी सेम 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 कैलकुलेशन, बट बेसिक एग्जामेशन विल बी इंस्टेड ऑफ 250 डेज 4 लाख। ठीक है ना? अरे हम कहा बोलत हैं, समझ में आवत है? बस आज लास्ट लेक्चर में बोलत हैं, कल से ना बोलेंगे तुमको। अरे हाँ यार, रिटर्न बाकी है। ओम नमः शिवाय। फिर इस पर हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देना। वेयर हाउस है।
वो क्यों एग्रीकल्चर इनकम होगा? क्या कर रहा है तू? लेट आउट कर रहा है ना कि तू खेती कर रहा है? तो फिर तेरे को क्यों एग्रीकल्चर इनकम बोलूं मैं ये? अरे एग्रीकल्चर इनकम क्यों बोलूं इसे मैं?